दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बेटों की हैसियत, मरने से पहले क्रियाक्रम की चिंता। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बलराज सिंह को रिटायर हुए 10 बरस हो चुके थे। उम्र 70 पार थी। उसके 2 बेटे थे। पत्नी का देहांत भी कुछ समय पहले ही हुआ था। अकेली जान बलराज सिंह अपने बड़े बेटे के पास रहता था जो कि पेशे से कलरख था। बेटे के परिवार में भी उसके 2 बच्चे व पत्नी कुल मिलाकर 5 सदस्य थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बलराज सिंह ने कभी अपनी पेंशन की रकम को जोड़ने की कोशिश नहीं की। रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिला उससे अपने दोनों बेटों के घर बनवा दिए। कुछ पैसा बेटों की शादी में पहले ही निकलवा लिया था और फिर दोनों बेटों की शादी की। लगभग अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन्होंने अपने जीवन की सारी पूंजी अपने बच्चों पर लगा दी। उन्होंने सोचा था कि पेंशन की रकम से रोजी रोटी चलती रहेगी। बुढ़ापे में आखिर दोनों पति पत्नी कितना खाएंगे। जिस बेटे के पास रहेंगे उसको अपनी पेंशन दे दिया करेंगे ताकि उसे भी बोझ महसूस ना हो। कुछ समय पहले ही पत्नी का देहांत होने से बलराज सिंह अकेला सा हो गया था। उनकी सेहत भी खराब रहने लगी थी। जब पत्नी थी तो सुख दुख की बातें कर लिया करते थे, परंतु उसके जाने के बाद बलराज सिंह अकेला पड़ गया। किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता। वह काफ़ी आलस महसूस करने लगा। पहले जहां पति पत्नी जल्दी उठकर पार्क में घूमने जाते थे, छोटे मोटे व्यायाम भी कर लेते थे, परंतु अब वे काफ़ी देर से उठते थे। शरीर ने साथ देना लगभग छोड़ दिया था। जिंदगी में बहुत निरस्ता आ गई। आलस के चलते शरीर में बीमारियां बढ़ने लगी। बीमारियां बढ़ने के साथ उदासी और कमजोरी के कारण बीपी की समस्या भी हो गई। अब दवाइयों का खर्च बढ़ने लगा। बलराज सिंह एक शाम अपनी हालत में बहुत ज़्यादा गिरावट महसूस कर रहे थे और उन्होंने बड़े बेटे को कहा कि उन्हें हॉस्पिटल में दिखा कर ले आए, परंतु उसने इग्नोर कर दिया और कहा, पिताजी शाम हो गई है, कल चलेंगे। आप अदरक वाली चाय और बिस्कुट के साथ कुछ हल्का खाना ले लीजिए। कल सुबह होते ही मैं आपको डॉक्टर के पास दिखा लाऊंगा। बलराज सिंह की वह रात बहुत भयानक कटी। शरीर में अजीब सी मचलन थी। अलग कमरे में बलराज सिंह जिंदगी से जूझ रहा था और कहरा रहा था, परंतु कोई सुनने वाला नहीं था। पूरी रात मचलते हुए काटी। सुबह के 4 बजे उनके शरीर के एक हिस्से ने काम करना बंद कर दिया, या दूसरे शब्दों में कहें तो उनके शरीर का एक हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। अब असल में परीक्षा की घड़ी थी। पत्नी को याद करते हुए उनकी आंखों की कोर से आंसू गिर रहे थे, पर अब वे अपने आंसुओं को पोंछने में भी असमर्थ थे। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, आप मुझे मेरे किस अपराध का दंड दे रहे हो। बलराज सिंह की स्थिति बहुत दयनीय थी। पहले थोड़ी बहुत सेवा हो जाती थी, परंतु अब तो वह भी नहीं हो रही थी। अब तो बहू व पोता पोती उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। अलग कमरे में वह सारा दिन कहराते रहते। जुबान भी उनका पूरा साथ नहीं दे रही थी। शाम को बेटा आता, वह भी अनचाहे मन से उनकी सेवा कर देता। साफ सफाई पर कोई विशेष ध्यान नहीं था। हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार बड़े बेटे ने भी एक दिन चिढ़ते हुए कहा, छोटे की भी तो कोई जिम्मेवारी है, वह भी तो आपका बेटा है। क्या मुझे अकेले को ही पैदा किया था? वह तो 2-3 महीने में देखने आता है और 1 घंटा रुक कर वापस चला जाता है। मैं पेंशन ही तो लेता हूँ, लेकिन बाकी प्रॉपर्टी में तो वह बराबर का हिस्सेदार है।
पाल पोस कर बड़ा तो उसे भी किया था और उसकी भी शादी की है, उसका घर भी बना कर दिया है। क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या सारा फर्ज मेरा ही है? बलराज सिंह यह सब कानों से सुनता तो था, परंतु जवाब नहीं दे सकता था। उनकी जीभ तुतलाने लगी। बलराज सिंह अपनी अर्धांगिनी को याद करते और उनकी आंखों से आंसू जर्जर बहते। मन कहता, आज तुम होती तो निस्वार्थ भाव से दिन रात मेरी सेवा में लगी रहती। जैसे जिंदगी में मेरा साथ दिया, वैसे ही तुम दिन रात मेरा हाथ थामे रहती। तुम्हारे रहते शायद मैं इस बीमारी से भी जीत जाता, परंतु अब तो जीने की इच्छा भी मर गई। एक दिन बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई को बुलाया। रविवार का दिन था। छोटा बेटा बहुत जल्दबाजी में था, जैसे कि वह हमेशा ही रहता है। आज भी वह जल्दबाजी में ही था। आकर पिता के पास बैठा, हालचाल पूछा। बलराज सिंह ने उदास नजरों से उसकी तरफ देखा, परंतु गला रुंध गया। वे कुछ बोल नहीं पाए। इतने में बड़ा बेटा भी आ गया। फिर बड़े बेटे ने कहा, देखो नरेश, पिछले 6 महीने से पिताजी बीमार हैं। अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। इनके बचने की उम्मीद भी बहुत कम है। अगर हम इन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कर दें तो वहाँ पर लाखों का खर्च आएगा। मैं ठहरा कल रख, मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं। बच्चों का भविष्य भी देखना है। पिताजी के बचने की उम्मीद खत्म नहीं हुई है, परंतु बहुत ही कम उम्मीद बची है। ऐसे में उन पर पैसा लगाना बेवकूफ़ी होगी। छोटे बेटे ने भी अपनी सहमति जताई। भैया, जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा ही कर लीजिए। मेरे पास भी कोई पैसों का पेड़ तो लगा नहीं है। बहुत सारे खर्चे हैं, बाहर भी रहता हूँ, घर का खर्च चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसा करते हैं, पिताजी को सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। वहाँ भी तो लोगों का इलाज होता है। महंगे हॉस्पिटल में इलाज कराने की हमारी हैसियत नहीं है। दोनों भाइयों की बातें चल रही थी कि पोते ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वह चाय की ट्रे लेकर आया और बोला, पिताजी, दादाजी के खाते में भी तो कुछ पैसे जमा होंगे, हम उनसे इनका इलाज करवा देते हैं। बड़ा बेटा अपने सुपुत्र को लगभग डांटते हुए स्वर में बोला, बेवकूफ़ हो तुम, खाते में कितने पैसे होंगे? यही कोई 1-1.5 लाख रुपए। वह तो इनकी मृत्यु के बाद क्रियाक्रम के काम आएंगे। और छोटे बेटे ने भी इस बात पर अपनी सहमति जता दी। बलराज सिंह पास की चारपाई पर लेटे यह सब बातें सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि हे प्रभु, मरने से पहले क्रियाक्रम की चिंता, धन्य है कलयुग और कलयुग के नर नारी। और यह सब सुनकर उनकी आंखों की कोर से आंसू जर्जर बह रहे थे। अब वह जीना नहीं चाहते थे, बल्कि भगवान से अपने लिए मृत्यु की मांग कर रहे थे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।